गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी और थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े थे उसमें। और नेक्स्ट हम लोग का जो क्लास होने वाला था वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पे था, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एक्चुअली मैं पूरे प्लेलिस्ट का ही, जो मैट्रिक्स का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ उसको जाके देख ले, तभी आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। और ये काफ़ी मतलब थोड़ा टफ भी माना जाता है किसी किसी के लिए। अगर समझ में ना आए तो काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में। चाहे आपने कितनी भी प्रैक्टिस की हो, लेकिन इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो देखिए बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो रो ऑपरेशंस होता है और एक कॉलम ऑपरेशंस होता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो होता है उसमें हम लोग, जैसे कि उसमें भी 3 रूल है और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस में भी हम लोगों को 3 रूल दिया गया है। तो एलिमेंट्री पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में जो पहला जो ऑपरेशन है वो ये दिया गया है, पहला जो रूल है हम लोग के पास वो ये दिया गया है कि हम लोग मतलब कि जैसे हम लोगों के पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो उसमें हम लोग किसी भी, जैसे हम लोग के पास एक फर्स्ट रो है और एक सेकेंड रो है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का जो पहला ऑपरेशन है वो ये बोलता है कि हम लोग किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना सकते हैं और सेकेंड रो को फर्स्ट रो बना सकते हैं, यानी इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, ठीक है। 2 रोज का आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट रो और सेकेंड रो में अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो सेकेंड रो के जगह पे फर्स्ट रो आ जाएगा, फर्स्ट रो के जगह पे सेकेंड रो आ जाएगा। एक बार में 2 ही रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मतलब कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। तो पहला रूल आप लोग लिख लीजिए, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। तो पहला जो हम लोग का ये है वो है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। और हाँ बच्चों, पिछले क्लास के वीडियोस में आपको अगर कैमरा थोड़ा एंगल अगर आपको ठीक नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो थोड़ा कैमरा हिल जाता था, तो उसका आज हम लोगों ने अच्छे से सेट कर लिया है। तो आज से आप लोगों को मतलब कि उस चीज में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी कि मतलब कि वीडियो हिल रहा था। मैंने कुछ कंप्लेंट्स भी देखे थे बच्चों के कि वीडियोस हिल रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने ठीक कर लिया है और फिर आज से आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें है कि द इंटरचेंज ऑफ, जैसे कि हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स ए है तो हम लोग उसमें कह सकते हैं द इंटरचेंज ऑफ, जैसे हम लोग कोई रो मान लेते हैं कि हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसमें कोई एक रो है जिसको हम लोग थोड़े समय के लिए ith रो बोल रहे हैं। द इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड, और कोई और मान लीजिए कोई जो दूसरा रो है वो jth रो है, तो हम लोग लिख लेते हैं द इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो of a given matrix is denoted by, इसको हम लोग डिनोट करते हैं
आर आई, मतलब आर सबस्क्रिप्ट में आए, मतलब कि वो जो रो है उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, आर आई सबस्क्रिप्ट में, राइट हैंड सबस्क्रिप्ट में, और ये डबल एरो का साइन होता है बीच में, और आर सबस्क्रिप्ट में जे, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रूल बोलता हूँ। पहला रूल हम लोग के पास है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। तो जैसे कि हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें कोई किसी रो को ith रो हम लोग थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं, और जो किसी एक रो है उसको jth रो मान रहे हैं, तो दोनों का अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं ith रो और jth रो के पोजीशन को उस गिवन मैट्रिक्स का, तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, आर राइट हैंड सबस्क्रिप्ट में आई, डबल एरो साइन, फिर आर राइट हैंड सबस्क्रिप्ट में जे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ए हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे ए हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। थोड़े समय के लिए मान लेते हैं ए। इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 एलिमेंट है, जो सेकेंड रो है उसमें एलिमेंट है 4 5 6, और जो थर्ड रो है उसमें एलिमेंट है 7 8 9। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई यहाँ पे कर देते हैं इसमें, जैसे अप्लाइंग, अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ये अप्लाई कर देते हैं कि R1 डबल एरो साइन R2, ठीक है, अगर हम लोग ये अप्लाई कर देते हैं, देन ए जो होगा मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगा, ए जो मैट्रिक्स होगा वो हम लोग का हो जाएगा कि फर्स्ट रो के पोजीशन पे सेकेंड रो आ जाएगा, तो 4 5 6, और सेकेंड रो के पोजीशन पे फर्स्ट रो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे R1 डबल एरो साइन R2 है, यानी R1 और R2 यानी फर्स्ट एंड सेकेंड रो आपस में इंटरचेंज हो गया, तो जो फर्स्ट रो था वो सेकेंड रो बन जाएगा, तो ये फर्स्ट रो 1 2 3 था, तो ये सेकेंड रो में आ गया, और जो सेकेंड रो में 4 5 6 था वो फर्स्ट रो में चला गया, और थर्ड रो वैसे का वैसा ही रहा। तो ये हम लोग का वो मैट्रिक्स हुआ। एक्चुअल में जब किसी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करने के बाद कोई मैट्रिक्स जब ऑब्टेन होता है, ठीक है, जब कोई रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करने के बाद कोई मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, तो एग्जैक्ट वो मैट्रिक्स नहीं होता है, वो कहा जाता है कि वो उसका इक्विवेलेंट है। इसलिए कहीं कहीं आप ये भी सिंबल देखोगे कि ए और ये वाला सिंबल रहेगा इज इक्वल टू के जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये जो नया मैट्रिक्स बना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके, ए वाला जो हम लोग का मैट्रिक्स दिया गया था उस पर हम लोगों ने इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को किया, और फिर ये हम लोग को मैट्रिक्स मिला। तो हम लोग बिल्कुल ए के इज इक्वल टू नहीं, मतलब कभी कभार नहीं कहा जाता है, तो हम लोग ए इक्विवेलेंट लिखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए के इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो ए से ही ऑब्टेन किया गया है कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड हम लोग का रूल दिया गया है वो है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय नॉन जीरो नंबर, यानी पहले लिख लेते हैं इसको, multiplication of the elements of a row by a non-zero number। तो हाँ बच्चों, ये जो सेकंड थ्योरम है हम लोग के पास वो ये दिया गया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय नॉन जीरो नंबर, यानी हम लोग किसी मतलब कि कोई मैट्रिक्स हम लोग का दिया गया है, तो उसके किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स को हम लोग किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यानी जैसे कि हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें 3 रो है R1 R2 R3, तो हम लोग उसका जो R2 रो में जो भी एलिमेंट्स है उसमें मान लीजिए सम कांस्टेंट k से नॉन जीरो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके उसको लिख सकते हैं। तो उसको डिनोट करने का भी एक तरीका होता है, तो उसके लिए एक मतलब कि आप एक नोट लिख लीजिए। जैसे सपोज करते हैं, सपोज each element of ith row of a given matrix is multiplied by a non-zero number k।
मतलब मान लेते हैं कि किसी गिवन मैट्रिक्स के ith रो के हर एक एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे आर आई, और इस बार सिंगल एरो का साइन होगा क्योंकि इस बार इंटरचेंज नहीं हो रहा है, तो आर आई सिंगल एरो का साइन के आर आई। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं आर आई सिंगल एरो का साइन के आर आई। जैसे कि इस पे भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे लेट ए इज इक्वल टू हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है 3 9 7 6 2 5 4 2 1। ये हम लोग के पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। तो इसमें मान लेते हैं हम लोग ये अप्लाई अगर कर दे, अप्लाइंग R3 सिंगल एरो साइन 4R3, यानी थर्ड रो के हर एक एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा ए का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा 3 9 7 6 2 5 4 4 जा 16 4 2 जा 4 1 जा 4, ये वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अब थर्ड हम लोग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। जो थर्ड रूल है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का वो ये है कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग देम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। पहले मैं थ्योरम लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब। मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट of multiplying each element of a row। तो हम थर्ड थ्योरम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर के, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय नॉन जीरो नंबर के एंड adding them to the corresponding elements of another row। ठीक है, तो थर्ड जो हम लोग का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स अगर हम लोग के पास गिवन है तो उसके किसी भी रो में नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो जो एंट्रीज हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई एंट्रीज आएंगी उसको हम लोग किसी भी अनदर रो में उसको ऐड कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय नॉन जीरो नंबर, यानी किसी एक रो के हर एक एलिमेंट को किसी एक कांस्टेंट मतलब नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एंड एडिंग देम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो, और फिर वही एलिमेंट्स को किसी अलग रो जो कोई दूसरा रो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उसमें ऐड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे इसको डिनोट कैसे किया जाता है उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज ईच एलिमेंट ऑफ jth रो ऑफ अ मैट्रिक्स A, suppose each element of jth row of a matrix A, suppose each element of jth row of a matrix A is multiplied by a non-zero number k and then adding to the corresponding elements of corresponding elements of ith row। यानी हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है
उसमें एक रो है जिसको हम लोग जे कह रहे हैं थोड़े समय के लिए। तो उस जे रो में जितने भी एलिमेंट हैं उसको उन सभी एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर के से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर उन सभी एलिमेंट्स को हम लोग किसी दूसरे रो ith रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर रहे हैं। तो इस चीज को कैसे डिनोट करते हैं, तो देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है, हम लोग ऐड किस रो में कर रहे हैं, तो हम लोग ith रो के एलिमेंट्स में ऐड कर रहे हैं। तो चेंज किस रो में होने वाला है, ith रो में चेंज होने वाला है। यहाँ पे हम लोग एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एक jth रो है जिसके हम लोग सभी एलिमेंट्स, तो jth रो के सभी एलिमेंट्स को हम लोग एक नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसको हम लोग मतलब कि एक सेकेंड रो है हम लोग के पास, मतलब एक दूसरा रो है ith रो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि jth जो रो है हम लोग का उसमें एक्चुअल में कोई चेंज नहीं होने वाला है। जो चेंज होगा वो ith रो में होगा, क्योंकि ith रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड किया जा रहा है। तो चेंज चूंकि ith रो में हो रहा है तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ri सिंगल एरो साइन ri प्लस के rj। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ri r सब्सक्रिप्ट में आए, सिंगल एरो साइन ri प्लस के r सब्सक्रिप्ट में j। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, थ्री 9 7 2 5 1। ये हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसमें ये अप्लाई करते हैं, इस ए मैट्रिक्स में अगर इस चीज को अप्लाई किया जाता है, r1 सिंगल एरो r1 प्लस 2r2, अगर इस चीज को अप्लाई किया जाता है इस मैट्रिक्स में, तो जो मतलब मैट्रिक्स आएगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो हम लोग फर्स्ट रो में तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो में अप्लाई कर रहे हैं r1 प्लस 2r2, यानी देखिए तो जैसे यहाँ पे हम लोग के पास फर्स्ट रो में क्या है 1 4 6, तो पहले एक एलिमेंट पे सोचते हैं कि एक एलिमेंट के लिए क्या होने वाला है, फिर दूसरे एलिमेंट पे सोचेंगे, और फिर तीसरे एलिमेंट पे सोचेंगे, एक एक करके सभी एलिमेंट पे सोचेंगे उस पर क्या होगा। तो r1 में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं r1 प्लस 2r2, यानी r1 में अप्लाई कर रहे हैं r1 प्लस 2r2, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 यानी 1 प्लस 6, यानी यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इस पे देखते हैं, r1 में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं r1 प्लस 2r2, 4 प्लस 2 इंटू 9, 4 प्लस 18 ये 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग r1 प्लस 2r2, तो 6 प्लस 2 7 जा 14, 6 प्लस 14 20, और ये वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 3 7 9 7 और 2 5 1, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसको मतलब आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो आप इधर से अलग से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे r1 में हम लोग अप्लाई कर रहे थे r1 प्लस 2r2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 3 1 प्लस 6 7। वैसे ही r1 में r1 प्लस 2r2 यानी 4 प्लस 2 9 जा 18, 4 प्लस 18 22। फिर r1 में r1 प्लस 2r2, तो 6 प्लस 2 इंटू 7 14 इज इक्वल टू 20। तो आप ऐसे करके अलग अलग रफ में करके भी सॉल्व कर सकते हैं और तब लिख सकते हैं। वैसे गलत होने के चांस कम है अगर आप रफ में सॉल्व अच्छे से करते हैं तो ये हम लोग का थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन था। तो यहाँ पे हम लोग का रो ऑपरेशन जो था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग को पढ़ना है कॉलम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे अब नया हेडिंग डालते हैं, कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो अब हम लोग का जो हेडिंग है वो है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही सेम है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी। जो रूल्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में रोज के लिए होती हैं वही रूल्स एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस में कॉलम के लिए भी होती हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट जो रूल होगा वो ये है कि हम लोग किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे वहां पे हम लोग किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और डिनोट करने का भी तरीका बिल्कुल सेम है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ
फर्स्ट रूल है हम लोग का इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स, इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स जैसे, और ये डिनोट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, मैं आपको समझा देता हूँ, बार बार मैं उतना नहीं लिखूंगा। जैसे हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसके किसी एक कॉलम को हम लोग ith कॉलम कह रहे हैं और दूसरे जो कॉलम है उसको jth कॉलम कह रहे हैं। अगर उनको हम लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, CI डबल एरो साइन CJ, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, C राइट हैंड सबस्क्रिप्ट में I डबल एरो साइन C राइट हैंड सबस्क्रिप्ट में J। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट ए हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है 1 5 3 2 9 7 6 4 1, ये हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसमें ये अप्लाई करते हैं C1 डबल एरो साइन C3, यानी फर्स्ट कॉलम के जगह पे थर्ड कॉलम आ जाएगा और थर्ड कॉलम के जगह पे फर्स्ट कॉलम चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के जगह पे थर्ड कॉलम तो 3 7 1, और ये तो सेकंड वाला कॉलम तो अनचेंज्ड रहेगा और थर्ड कॉलम के जगह पे फर्स्ट कॉलम तो 1 2 6, ये हम लोग का ए इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और सेकेंड जो इसमें कॉलम ऑपरेशन है वो भी बिल्कुल रो ऑपरेशन की ही तरह है। जैसे वहां पे रो ऑपरेशन में सेकेंड ये था कि हम लोग किसी भी रो के हर एक एलिमेंट को किसी एक नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम, multiplying each element of a column by a non-zero number k, ठीक है, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर के। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें एक जो कॉलम है उसको हम लोग थोड़े समय के लिए ith कॉलम कहते हैं। उस ith कॉलम में हम लोग के जितने भी एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं उसमें हम लोग सभी को नॉन जीरो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, CI सिंगल एरो साइन KCI, ठीक है, C राइट हैंड सबस्क्रिप्ट में है, सिंगल एरो साइन KC राइट हैंड सबस्क्रिप्ट में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे इसी मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स है हम लोग के पास 1 5 3 2 9 7 6 4 1, ये मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोग इसमें ये अप्लाई कर दे, ए मैट्रिक्स में अप्लाइंग C2 सिंगल एरो साइन 4C2, तो इस ए मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए इक्विवेलेंट, तो इस ए मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए इक्विवेलेंट 4C2। तो ये 1 5 3 फर्स्ट मतलब 4C2 है, सॉरी 4C2 है, तो सेकंड कॉलम में चेंज होगा यहाँ पे 4C3 1 2 6, हाँ यहाँ सही था, यहाँ पे सेकंड मतलब सेकंड कॉलम में इंटरचेंज होगा। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम अनचेंज रहेगा, तो 1 2 6 एंड 3 7 1, और सेकंड कॉलम के हर एक एंट्रीज में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, सेकंड कॉलम के हर एक एंट्रीज में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, ये वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। तो अब बच्चों हम लोग थर्ड कॉलम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। तो थर्ड कॉलम ऑपरेशन भी बिल्कुल जैसे थर्ड रो ऑपरेशन था उसी तरह से है। जैसे एलिमेंट्री थर्ड मतलब थर्ड रो ऑपरेशन ये हुआ करता था कि हम लोग किसी भी एलिमेंट, अगर हम लोग के पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसमें कोई एक रो है ith रो, तो उसके हम लोग सभी एलिमेंट को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी अनदर रो jth रो में उसको ऐड कर सकते हैं। या फिर उल्टे तरह से इसको ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है तो उसमें एक कोई रो है jth रो, उसके सभी एलिमेंट्स को हम लोग किसी नॉन जीरो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके हम लोग उस एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो से ऐड कर सकते हैं।
तो ठीक उसी तरह कॉलम वाइज ऑपरेशन भी है। हम लोग किसी भी कॉलम, जैसे हम लोग के पास कोई जेड कॉलम है एक मैट्रिक्स ए का, तो हम लोग उस जेड कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसको अनदर कॉलम आई के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइंग each element of jth column of a matrix A by a non-zero number K and then multiplying each element of jth column of a matrix A by non-zero number K and then adding to the corresponding elements of ith column। तो यानी अगर हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है तो उसमें एक जेथ कॉलम के हम लोग सभी एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसको हम लोग ith कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात है, चेंज किस कॉलम में आने वाला है, ith कॉलम में चेंज आने वाला है, क्योंकि हम लोग ith कॉलम में ही ऐड करेंगे। एक बार और इस बात को ध्यान से आप सुन लीजिए, चेंज किस कॉलम में होने वाला है, ith कॉलम में होगा, क्योंकि हम लोग ith कॉलम में ही वो सब एलिमेंट्स को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इसको डिनोट करने का तरीका है वो है CI, सिंगल एरो साइन CI प्लस KCJ। यानी हम लोग जो जेथ कॉलम है उसके सभी एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके ith कॉलम में ऐड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे A हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है 1 4 6 7 8 9 2 3 1। तो इस मैट्रिक्स के में मान लीजिए हम लोग ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स में मान लीजिए हम लोग ये अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग C1 में C1 प्लस 2C3। तो वो जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, तो हम लोग फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम के सभी एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम के सभी एंट्रीज और एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 2 2 जा 4, तो 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 2 3 जा 6, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 2 1 जा 2, तो 6 प्लस 2 8। अब बाकी कॉलम्स में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी कॉलम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहेगा। और ये 2 3 1, तो यही वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा जो एक इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस था वो भी खत्म हो चुका है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस में भी 3 है और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस भी 3 है, बिल्कुल सिमिलर ही है, खाली उसमें रो में करना होता है और इसमें कॉलम में करना होता है। अब जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो अब जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है कि जैसे कि हम लोग के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सम ऑर्डर n, तो उसको हम लोग तब इन्वर्टिबल कहते हैं कि जब एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I होता है, ठीक है। मतलब एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो डेफिनेशन। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m is said to be invertible if
there exists a if there exists a square matrix B, if there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I. तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ सम ऑर्डर n वो तब इन्वर्टिबल होता है जब एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B भी एग्जिस्ट करता हो उसी ऑर्डर का, सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। यानी जब A को उस B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे या B को उस A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n is said to be invertible, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ सम ऑर्डर n तभी इन्वर्टिबल कहलाता है जब एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B हो उसी ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का A है, सच दैट A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू आई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो। तो उस केस में जो B हम लोग का मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स A का इनवर्स होगा। ठीक है, उस केस में हम लोग का जो B मैट्रिक्स है वही A का इनवर्स होगा। एंड तो उस केस में जो B मैट्रिक्स है तो हम लोग उस केस में लिख सकते हैं देन B is called the inverse of A तो हम लोग लिख सकते हैं hence A इनवर्स इज इक्वल टू B। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं hence A इनवर्स इज इक्वल टू B। अब हम लोग को ना यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का एक थ्योरम पढ़ना है, तो उस थ्योरम को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ थ्योरम ये बोलता है कि एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स, यानी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है जो कि इन्वर्टिबल होता है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका एक यूनिक इनवर्स होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का दो इनवर्स हो, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इनवर्स होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका दो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना एक यूनिक इनवर्स ही होता है। तो इसी थ्योरम को हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो थ्योरम ये लिखा हुआ है every invertible a square matrix has a unique inverse इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। तो प्रूफ काफी सिंपल है। इसका मान लेते हैं कि लेट ए हम लोग के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो लेट ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be an invertible square matrix of some order n। of order n। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए कि A हम लोग के पास एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सम ऑर्डर n का। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि A हम लोग के पास एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, यानी A का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो इन्वर्टिबल है। और थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं कि लेट B एज वेल एज C दो मैट्रिक्स हैं। हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि A जो हम लोग का मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है, उसके दो इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। थोड़े समय के लिए हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि लेट B एज वेल एज C
बी द इनवर्स ऑफ ए, बी द इनवर्स ऑफ ए, वो दोनों ही ए के इनवर्स हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि बी और सी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स हैं, वो दोनों ही ए के इनवर्स हैं। ठीक है, तो अगर बी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है तो हम लोग लिख सकते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई रहा होगा, और सी मैट्रिक्स भी चूंकि ए मैट्रिक्स का इनवर्स है तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई रहा होगा। ये दोनों आई के इक्वल रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये लिखते हैं कि वी हैव बी ए इज इक्वल टू आई, बी ए इज इक्वल टू आई है यहाँ पे हम लोग का। इसके अनुसार अगर हम लोग दोनों तरफ सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी ए इंटू सी इज इक्वल टू आई इंटू सी। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो खुद वो मैट्रिक्स आ जाता है। ऐसा हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये सी ही के इक्वल होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो होगा वो सी ही के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग का ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब यहाँ पे हम लोग का ए सी इज इक्वल टू आई भी दिया हुआ है। अब दोनों तरफ अगर हम लोग आगे में बी से मल्टीप्लाई कर दे, बी ब्रैकेट में ए सी इज इक्वल टू बी इंटू आई इज इक्वल टू बी सेकेंड पार्ट, तो ये भी पॉसिबल है। बी दोनों तरफ हम लोग शुरू में एक मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दिए तो बी इंटू आई जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी मैट्रिक्स बी ही आएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा हो ये दोनों इक्वल है, मतलब एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग बी ए ब्रैकेट में करके इंटू सी इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में करके ए सी। हम लोग ऐसा एसोसिएटिव लॉ पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ जनरली फॉलो नहीं करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। तो बी ए ब्रैकेट में इंटू सी इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सी है और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये जो बी ए ब्रैकेट में इंटू सी है ये सी के इक्वल है, और ये बी ब्रैकेट में ए सी वो बी के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बी और सी मैट्रिक्स दो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है, वो एक ही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक इन्वर्स ही होता है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूव करने के लिए मान लिया था कि ए जो हम लोग का इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके दो इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी भी और सी भी दोनों इन्वर्स है। लेकिन फाइनली जब हम लोगों ने आगे प्रूव किया तो हम लोगों ने ये पाया कि बी और सी अलग मैट्रिक्स नहीं है, वो एक ही मैट्रिक्स थे। तो हर एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक इन्वर्स ही होता है। तो हाँ बच्चों, अब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। यानी हम लोग अब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे खाली एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लिखा गया है, यानी कॉलम ऑपरेशंस का यूज नहीं करना है। जो हमने शुरू में जो 3 रो ऑपरेशंस पढ़ा था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, खाली उन रो ऑपरेशंस का यूज करके हम लोग को किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। हम लोग कॉलम ऑपरेशंस का यूज नहीं करेंगे इसमें, खाली एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का ही यूज करके मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, जैसे इसको आप पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ए हम लोग के पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सम ऑर्डर n। तो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो हम लोग ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। यहाँ पे आई एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद के ही इक्वल आता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, क्योंकि आई इंटू ए ही होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे फर्स्ट स्टेप में यही करना है कि ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख देंगे। उसके बाद हम लोग दोनों तरफ कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे। जैसे एलएचएस के साइड जो हम लोग का है वो ए मैट्रिक्स है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड हम लोग के पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। तो हम लोग कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे ताकि ये ए मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाए एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में।
मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एलएचएस के साइड हम लोग का जो मैट्रिक्स है वो ए है, उस पर हम लोग कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे और ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम लोग इधर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस पर भी करेंगे और तब वो मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कर चुके हैं जिससे ये एलएचएस की तरफ जो हम लोग का मैट्रिक्स ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसकी जगह पे हम लोग आई लिख देंगे और वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सेम टू सेम हम लोग इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आरएचएस की तरफ भी करेंगे और ये मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हुआ, तो आई इज इक्वल टू वी हैव बी। ठीक है, अब अगर दोनों तरफ हम लोग ये समझने के लिए एक्चुअल में दो मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उसमें से एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होता है। जैसे I इज इक्वल टू बी ए है, यानी बी ए का प्रोडक्ट जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यानी ए का जो इनवर्स है वही बी रहा होगा। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब आता है जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स रहा हो। जैसे बी ए इज इक्वल टू आई है, तो यहाँ पे आई ए जो हम लोग का मैट्रिक्स है उसका इनवर्स रहा होगा बी। ठीक है, तो एक्चुअल में बी जो मैट्रिक्स आया वही ए इनवर्स है और हम लोग को वही मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था। लेकिन इसको समझने के लिए, इसका प्रूफ जानने के लिए कि हाँ बी ही ए इनवर्स होगा, हम लोग दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए ब्रैकेट में इंटू ए इनवर्स। अब किसी भी ए इनवर्स भी हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है और किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद इक्वल होता है, तो ये तो ए इनवर्स ही हो जाएगा। और इधर एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, बी बाहर कर लेंगे, मल्टीप्लाई में ए इंटू ए इनवर्स रखते हैं, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा और ये बी। अब ए इंटू ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स को खुद के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, तो और ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आई बी हो जाएगा। तो 10 बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, वो जो बी जो मैट्रिक्स है वही ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स है, वो जो बी मैट्रिक्स हम लोग के पास वही ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स है। हाँ, तो वो जो बी जो मैट्रिक्स है वही हम लोग के पास ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स है। तो इसमें बस यही 4 स्टेप है। सबसे पहले जिस मैट्रिक्स का हम लोग को इनवर्स निकालना है उसको हम लोग समथिंग ए मान लेंगे, फिर ए इज इक्वल टू आई इंटू ए फॉर्म में लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे ताकि ए जो हम लोग का एलएचएस में जो मैट्रिक्स दिया गया है ए मैट्रिक्स, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। वही सेम टू सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आरएचएस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करेंगे और उसको एक मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो जो बी जो मैट्रिक्स होगा वही ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वो जो बी जो मैट्रिक्स आएगा वही हम लोग का ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स आएगा। और इसमें एक चीज नोट करने वाला है, नोट में ये है कि जैसे कि हम लोगों का जो यहाँ पे स्टेप है वो ये है कि एलएचएस में जो ए मैट्रिक्स है उस पे हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करते हुए अगर ए के किसी भी एक रो में अगर तीनों एलिमेंट्स यानी तीनों एंट्रीज अगर 0 हो जाए, मतलब सभी जीरोस हो जाए एक रो में, तो वैसे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि हम लोग ने कहा कि हम लोग ए पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करने के दौरान अगर ए के किसी भी एक पार्टिकुलर रो, किसी भी एक रो में, 2 रोज में भी हो सकते हैं, 3 रोज में भी हो सकते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है किसी एक अगर रो में सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तीनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वही मैं यहाँ पे डेफिनेशन में आपको लिखने जा रहा हूँ। इफ on applying elementary row operations तो देखिए, if on applying elementary row operations on A, we obtain
we obtain all zeros in one or more rows then we say that A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ बच्चों, आज हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़ा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस पढ़ा, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पढ़ा, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस पढ़ा, और हमने ये भी सीखा कि कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। उसके कुछ कुछ स्टेप्स हमने लिखवाए, उसके कुछ कुछ स्टेप्स हमने सीखे। अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराना चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है और उसके क्वेश्चंस आपको अच्छे से सिखाने पड़ेंगे। उसके क्वेश्चंस बनाने में थोड़े टाइम लगते हैं, वो अच्छे से समझना पड़ता है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा ये क्लास काफी अच्छा लगा या आपको समझ में काफी आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप प्लीज कमेंट भी करिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको अगर समझ में आया तो, क्योंकि उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।